एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया, वेलकम टू पैराडाइज नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। चार ऑप्शन दिए गए थे। चार ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका ट्विंकल खन्ना का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ये किताब जो है अकेलेपन, दिल टूटने और धोखे जैसे मानवीय अनुभवों पर आधारित है। इसके अलावा द मैन फ्रॉम द गारेज, लेट्स प्रिटेंड और जेली सीट्स जैसे कहानियां जो है इसमें शामिल है। और अन्य प्रसिद्ध पुस्तकों की बात करेंगे ट्विंकल खन्ना की, तो मिसेज फंडी वॉन्स, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, पैजामा एंड पैजामाज आर फॉर गिविंग, ये सभी भी जो है आपके ट्विंकल खन्ना की ही पुस्तकों का नाम है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया, हैंडबॉल मैच की मानक अवधि वयस्कों के लिए कितनी होती है। चार ऑप्शन दिए गए थे। उन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो दिया गया था 30 मिनट के दो हाफ जो है आपके यहाँ हैंडबॉल मैच में जो है खेले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 30 मिनट का दो हाफ होगा। कुल समय की बात करेंगे तो 60 मिनट होगा। हाफ टाइम ब्रेक की बात करेंगे तो 10 से 15 मिनट का यहाँ पर हाफ टाइम ब्रेक होता है। रूल की बात करेंगे तो 16 प्लस वर्ष से अधिक उम्र के 2x30 मिनट का नियम जो है यहाँ पर आपका लागू होता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया, थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप पहली बार किस वर्ष में जो है आपका आयोजित किया गया था। चार ऑप्शन दिए गए थे। एक ऑप्शन आपका 1949 का था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो इनॉग्रेल ईयर था, उद्घाटन वर्ष था, फर्स्ट टाइम थॉमस कप टुक प्लेस ड्यूरिंग द 1948 टू 1949 सीजन विद द फाइनल हेल्ड इन 1949। पहले विजेता की बात करेंगे तो मलाया, जो कि अभी मलेशिया है, और आपका फर्स्ट विनर बना था। और इट इज अ वाइनल इवेंट हेल्ड एवरी 2 ईयर्स, 2 साल में एक बार आपका यहाँ पर होता है। संस्थापक की बात करेंगे तो सर जॉर्ज एलन थॉमस जो है इसके आपके संस्थापक हैं, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया उससे पहले आपको बताएं, इसको भी, ये क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे कि 1949 में पहला थॉमस कप जो है किसने जीता। ठीक है, जिसका राइट आंसर मलाया होगा, जो कि नाउ मलेशिया है। एक क्वेश्चन पूछा गया आपका, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज अंडरलाइंड इन द सेंटेंस। जो अंडरलाइन किया गया है, थ्रू मी अ कर्व बॉल, इसका जो है आपका इडियम का मीनिंग पूछा गया था। इसका राइट आंसर प्रेजेंटेड ए न्यू एंड अनएक्सपेक्टेड चैलेंज है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कर्व बॉल का मतलब है कोई ऐसा सिचुएशन जो अचानक सामने आए और संभालना मुश्किल हो, अनएक्सपेक्टेड चैलेंज। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था, वेलकली नृत्य जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चार ऑप्शन दिए गए थे। चार ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर केरल का था, बिल्कुल राइट आंसर था केरल। इसके अलावा यह जो है नर्तकियों के द्वारा जो है ढाल और तलवार लेकर किया जाता है, जो महाकाव्य लड़ाई का प्रदर्शन करते हैं। प्रमुख रूप से जो है त्रिवेंद्रम के मंदिरों में यह प्रसिद्ध है आपका वेलकली नृत्य। एक क्वेश्चन था, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हम्बल का पूछा गया था। राइट आंसर एरोगेंट जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, हम्बल वर्ड का जो मीनिंग होता है नॉट प्राउड और नॉट बिलीविंग दैट यू आर इम्पोर्टेंट, और एरोगेंट वर्ड का जो मीनिंग होता है अनप्लीजेंटली प्राउड एंड वी हैविंग एज इफ यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन, यानी हम्बल मतलब विनम्र और एरोगेंट मतलब अभिमानी जो है इसका आपका होता है इसका मीनिंग। एक क्वेश्चन था सोनल मानसिंह के बारे में, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का वो जो है प्रतिवादक हैं। राइट आंसर भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों नृत्य से जो है इनका संबंध है। सोनल मानसिंह को जो है भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य शैलियों में जो है महारत हासिल है, और उन्हें जो है 1992 में पद्म भूषण, 2003 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और वह जो है पद्म विभूषण पाने वाली जो है पहली भारतीय महिला नर्तकी थी। इसके अलावा 2018 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यसभा सदस्य के रूप में जो है यहाँ पर इनको नामित किया गया था। एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पर, इंडिया गेट की कितनी ऊंचाई है। ये जो आप इंडिया गेट देख रहे हैं इसकी जो है आपसे ऊंचाई जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, जिसका जो राइट आंसर आपका यहाँ पर दिया गया था 138 फीट होगा, नहीं तो 42 मीटर होगा। फीट में होगा तो 42, फीट में होगा तो 138, और मीटर में होगा तो 42, इसका राइट आंसर होगा। ये आपका नई दिल्ली के केंद्र में स्थित है, जो चौराहे के बीच आकर्व की तरह आर्क डी ट्रायम्फ
है और ये लगभग 138 फीट है, ठीक है, जिसको आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे और आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर घूम भी चुके होंगे। इसके अलावा इंडिया गेट का असली नाम जो है अखिल भारतीय युद्ध स्मारक था, यानी ऑल इंडिया वार मेमोरियल है। इससे बाद में इंडिया गेट के नाम से जो है जाना जाने लगा। इसके अलावा जो है दिल्ली में बहुत सारे गेट हैं, कुछ प्रमुख गेटों में आपका इंडिया गेट है, फिर जो है आपका यहाँ पर कश्मीरी गेट है, अजमेरी गेट है, लाहौरी गेट है, इसके अलावा तुर्कमान गेट है, मोरी गेट भी शामिल है। वहीं यह भी कहा जाता है कि दिल्ली के निर्माण के समय इसमें जो है 52 द्वार थे, लेकिन आज केवल 13 ही जो है बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। राइट आंसर जो है इंडिया गेट हो जाएगा। इंडिया गेट जो कि आपका यहाँ पर दिल्ली में स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया जो कि आपका मुंबई में है, प्रमुख राष्ट्रीय स्मारक है, लेकिन वे जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा त्यौहार फागुन के महीने में मनाया जाता है। 4 ऑप्शन था। एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है आपका होली का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ये क्वेश्चन जो है हमारे जो आपका इंस्टाग्राम है अमन प्रयास जीके जीएस, वहाँ भी जो है इस क्वेश्चन को जो है डाला गया था। तो आप लोग जो है अमन प्रयास जीके जीएस इंस्टाग्राम चैनल को भी जो है फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि की बात करेंगे तो ये जो है फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। वर्ष 2026 में ये 15 फरवरी को है। इसके अलावा आमल की एकादशी की बात करेंगे, रंगभरी एकादशी भी इसे कहते हैं और आपको पता चले जो भगवान विष्णु को जो है समर्पित है। इसके अलावा फुलोरा दूज की बात करेंगे तो फागुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से मथुरा और वृंदावन में प्रसिद्ध है। तो ये जो आपका फागुन के महीने में होली जो मनाया जाता है, ठीक है, तो ये जो आपका प्रश्न आपका आया, इसमें एक टॉपिक हमने जो है ई बुक में शामिल किया था। अगर आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा टॉपिक नंबर 11, हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रमुख त्यौहार, इसमें ही जो है सारे फैक्ट्स आपको वहाँ पर दे दिए गए थे और वो प्रश्न भी आपको वहाँ पर शामिल किया गया था, होली का भी, तो वहाँ से भी आप लोग जो इसको रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया, किस आंग्ल मराठा युद्ध में जो है मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय को हराया गया था, पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया था। 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का था, जो कि 1817 से 1818 में जो है आयोजित हुआ था। आयोजित नहीं, मतलब कि हुआ था युद्ध। इस युद्ध के बाद जो है पेशवा जो है बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बिठूर यानी कर्नाटक पेंशन पर जो है भेज दिया था। तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था कि पृथ्वी हर वस्तु को जो है अपनी ओर किस बल के कारण खींचता है। 4 ऑप्शन था। एक ऑप्शन आपका यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का था, बिल्कुल राइट आंसर था। पृथ्वी पर वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का जो मुख्य कारण है गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी के विशाल जो द्रव्यमान यानी मास के कारण जो है उत्पन्न यह बल हर वस्तु को उसके केंद्र की ओर खींचता है, जिसे हम भार के रूप में अनुभव करते हैं और इसी कारण वस्तुएं जो है नीचे गिरती है। एक क्वेश्चन था, टिंडल प्रभाव किस प्राकृतिक घटना में देखा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक ऑप्शन आपका यहाँ पर घने जंगल के वितान से गुजरता सूर्य का प्रकाश, इसका राइट आंसर था सनलाइट पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट कैनोपी, जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। परिभाषा की बात करेंगे तो कोलाइडल कणों के द्वारा प्रकाश के परिकीर्दन को जो है टिंडल प्रभाव कहते हैं। जंगल के कोहरे में मौजूद पानी की बूंदें प्रकाश को बिखेर देता है, जिससे कारण जो है स्पष्ट दिखाई देता है। अन्य उदाहरण की बात करेंगे तो धुएं से भरे कमरे में छिद्र से प्रकाश का आना और दूध में प्रकाश का प्रकीर्दन जो है आपका यहाँ पर टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा अंग या उत्तक जीवित या मृत अवस्था में दान किए जा सकते हैं। 2 ऑप्शन दिया गया था। एक आपका यहाँ पर अस्थि मज्जा और कोर्निया का था और एक ऑप्शन आपका सी था, यानी बोथ ए एंड बी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। यहाँ पर अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो, ये हड्डियों के अंदर एक स्पंजी पदार्थ है जो रक्त कोशिकाएं बनाता है और जीवित रहते हुए भी दान किया जा सकता है, आप लोग भी कर सकते हैं। कॉर्निया की बात करेंगे तो आँख की बाहरी पारदर्शी परत है, जिसे केवल मृत्यु के बाद ही दान किया जा सकता है, जो दृष्टिहीनता को दूर करता है, तो ये भी कर सकते हैं।
संक्षेप में अस्थि मज्जा से रक्त विकार का इलाज और कॉर्निया से दृष्टि वापस आ सकती है। ठीक है, इसलिए ये अंग आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपका डोनेट भी जो है किया जा सकता है। एक क्वेश्चन था सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड रिसाइलेंस का जो है पूछा गया था। तो इसका जो सही जो स्पेलिंग था RESILIENCE जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो मीनिंग होता है मुसीबत से उबरने की क्षमता को जो है आपका रिसाइलेंस कहा जाता है, यानी कि द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम द डिफिकल्टीज। रूट वर्ड जो है आपका यहाँ पर रिसाइलेंट है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था आपका फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, था कि इट वाज अ ग्रेट प्लेजर डैश हिम टू हियर द स्टोरी ऑफ योर सक्सेस। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया था। एक ऑप्शन आपका यहाँ पर 4 का था, बिल्कुल राइट आंसर था टेक प्लेजर इन। जब आप किसी काम को करने में मजा लेते हैं तो आप इन लगा सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल हो गया ही टेक ग्रेट प्लेजर इन रीडिंग स्टोरीज। ए प्लेजर 4 की बात करेंगे तो जब कोई चीज किसी व्यक्ति के लिए खुशी की बात हो, जैसे इट इज ए प्लेजर फॉर मी टू मीट यू। एक आपका विथ प्लेजर की बात करेंगे तो जब आप किसी बात का जवाब खुशी खुशी देते हैं, कैन यू हेल्प मी, यस विथ प्लेजर आपका यह हो जाएगा। एक क्वेश्चन था द किंग इन टॉरेज फाइनली रिच द डैश जस्ट बिफोर सनसेट, फिर इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड आपसे बताना था कैस्टल, इसका राइट आंसर था। इसके अलावा द सेंटेंस रेफर टू अ लार्ज बिल्डिंग यूजुअली फोर्टिफाइड वेयर अ किंग लिव। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा बैंक 15 अप्रैल 1980 को राष्ट्रीयकृत नहीं हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से 3 ऑप्शन हमें मिले। उनमें से एक ऑप्शन आपका सिंडिकेट बैंक का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। 1980 में जो हमने आपको कल ही बताया था कि 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसमें आपका सिंडिकेट बैंक जो है आपका यहाँ पर नहीं था। इसके पहले जो आपका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 को 14 प्रमुख बैंकों का यहाँ पर राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके अलावा जो है 1980 में जो है आपका 6 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ, तो इन सभी को भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा जब 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उस समय 50 करोड़ रुपए से अधिक जमा वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जैसे आपका यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके अलावा जब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें आपका यहाँ पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एक था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया एक था, कॉरपोरेशन बैंक था, एक आपका आंध्रा बैंक था, एक आपका पंजाब एंड सिंध बैंक था, और आपका यहाँ पर विजया बैंक था। तो इन 6 बैंकों को जो है 1980 में जो है आपका यहाँ पर किया गया था। तो इन सभी को आप याद रखेंगे। सिंडिकेट बैंक ऑप्शन में था, जो कि इसका राइट आंसर था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन है कि मैंडलिव ने अपनी आवर्त सारणी में जो है किस तत्व को एक्का सिलिकॉन नाम दिया है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जर्मेनियम का था, बिल्कुल राइट आंसर था। मैंडलिव जो है 3 प्रमुख एलिमेंट्स के लिए जो है जगह वहां पर उन्होंने छोड़ा था। जैसे एक्का बोरोन जो छोड़ा था, एक्का बोरोन का नाम दिया था वो आपका स्कैंडियम का था, एक्का एल्युमिनियम गैलियम का था, और एक्का सिलिकॉन जो है जर्मेनियम का था। तो एक्का सिलिकॉन के बारे में ही पूछा गया, सिलिकॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा और जर्मेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक था चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्सक्लूसिव का पूछा गया था, तो इनक्लूसिव इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जो किसी खास तक सीमित हो, इनक्लूसिव का मतलब होता है जो सबको शामिल करता हो। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है सिनोनिम है इसका एक्सक्लूसिव का, जो कि प्रतिबंधित है। यूनिक भी आपका इसका सिनोनिम है, सोल भी इसका आपका यहाँ पर सिनोनिम ही है। एक क्वेश्चन था कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। चार्मिंग का पूछा गया था, जिसका मतलब होता है बहुत आकर्षक, तो इसका राइट आंसर रिपल्सिव था। चार्मिंग का अर्थ है जो आकर्षित करे, जबकि रिपल्सिव का अर्थ है जो घृणा पैदा करे या अप्रिय हो। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण एंटोनिम की बात करेंगे तो अनअट्रैक्टिव, चार्मलेस, ऑफेंसिव, डिस्गस्टिंग, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्गस्टिंग का तो कल भी पूछा गया था एंटोनिम। एक क्वेश्चन था द स्टडी ऑफ टाइम इज कॉल्ड व्हाट, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका होरोलॉजी था। द स्टडी ऑफ टाइम इज कॉल्ड होरोलॉजी। होरोलॉजी इज द साइंस
of measuring time and the art of designing and making time-keeping instruments encompasses various aspects, including the history of timekeeping, the machines of clocks and watch, and the philosophical implication of time. एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस स्थान को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर आपका यहाँ पर कोची था, जो कि केरल भारत में स्थित है। कारण क्या है? अरब सागर की रानी अगर कहा जाता है तो उसके पीछे कुछ कारण होगा। तो ये जो है 14वीं शताब्दी से जो है एक प्रमुख मसाला व्यापारिक केंद्र है और एक प्राकृतिक बंदरगाह भी रहा है। इसका रणनीतिक स्थान और ऐतिहासिक व्यापारिक महत्व के कारण इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। एक क्वेश्चन था, भारत में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार IPR नीति किस वर्ष में लॉन्च की गई थी? चार ऑप्शन था। एक ऑप्शन 2016 का था, बिल्कुल राइट आंसर था। इस नीति को जो है भारत सरकार के द्वारा 12 मई 2016 को मंजूरी दी गई। उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य भारत में नवाचार या इनोवेशन और रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत बौद्धिक संपदा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। इसका टैगलाइन था क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, यानी रचनात्मक भारत और अभिनव भारत। नोडल विभाग की बात करेंगे, डिपार्टमेंट कौन सा था? तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT के द्वारा इसे लागू किया गया था। एक क्वेश्चन था, पाउग मांडा अक्षर फसल उत्सव से जुड़ा हुआ यह नाम है। किस त्योहार की पूर्व संध्या पर जो है आपका यहाँ पर मनाया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए थे। एक ऑप्शन लोहड़ी का था, बिल्कुल राइट आंसर था। लोहड़ी इज सेलिब्रेटेड ऑन द eve of मकर संक्रांति in North India, marking the end of winter and harvest season obtained with bonfires। यानी कि लोहड़ी जो है मकर संक्रांति आमतौर पर 13 जनवरी की पूर्व संध्या पर उत्तर भारत में मनाई जाती है, जो सर्दियों के अंत और फसल के मौसम का प्रतीक है और अक्सर अलाव जलाकर जो है मनाया जाता है। एक क्वेश्चन था, वह हिंदू दर्शन क्या है जो जीवन जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को नियंत्रित करता है? What is the Hindu philosophy that governs the cycle of life, birth and rebirth? राइट आंसर आपका कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो कर्म का जो मीनिंग होता है, इट इज द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। इट स्टेट दैट आवर एक्शन यानी गुड और बैड इन दिस लाइफ डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ आवर फ्यूचर लाइफ एंड रीबर्थ। इसके अलावा एक आपका होता है संसार, द कंटिन्यू साइकिल ऑफ बर्थ डेट एंड रीबर्थ इज नॉन एज संसार। एक आपका होता है शासी बल यानी गवर्निंग फोर्स, कर्मा एक्ट एज द फोर्स दैट बाइंड्स द सोल टू संसार। गोल होता है एक आपका, द अल्टीमेट गोल इज टू ब्रेक दिस साइकिल नॉन एज मोक्ष। इसके अलावा हिंदू दर्शन के अनुसार कर्म ही वह सिद्धांत है जो आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र से बांधता है। यह कारण और प्रभाव का नियम है, जिसका अर्थ है कि हमारे अच्छे या बुरे कर्म ही हमारे अगले जन्म की जो है पोजीशन तय करते हैं। अगला क्वेश्चन था, किस भारतीय लेखक के उपन्यास श्रेयस मैन ने जो है 2010 में हिंदू साहित्य पुरस्कार जीता? तो इसका राइट आंसर जो था आपका यहाँ पर मनु जोसेफ आपका हो जाएगा। मनु जोसेफ जो है एक भारतीय लेखक है जिनके उपन्यास श्रेयस मैन ने 2010 में जो है प्रतिष्ठित हिंदू साहित्य पुरस्कार जीता था। श्रेयस मैन की बात करेंगे तो व्यंग्यात्मक विचारोत्तेजक उपन्यास है जो भारत में वर्ग, महत्वाकांक्षा, सामाजिक गतिशीलता के विषयों की जो है यहाँ पर पड़ताल करता है। हिंदू साहित्य पुरस्कार की स्थापना की बात करते हैं तो भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों को सम्मानित करने के लिए की गई थी। मनु जोसेफ पत्रकार और स्तंभकार के रूप में भी अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठित प्रकाशनों के लिए लिखा है। उपन्यास श्रेयस मैन को अपनी अनूठी कथा शैली और आकर्षक कहानी कहने के लिए जो है व्यापक प्रशंसा भी मिली थी, तो आप इसको भी याद रखेंगे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर और पूछा गया था कि विश्व के जिंक उत्पादन का अधिकांश भाग जो है किस उद्योग के द्वारा उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर गैल्वेनाइजिंग उद्योग का था, जो कि बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर था।
यहाँ पर जो गैल्वेनाइजिंग जो आपका है उसमें जो आपका जिंक का जो कंजप्शन होता है आपका 50 to 60% आपका मार्केट शेयर है। जिंक को का आपका 30 to 70% है। ब्रास एंड ब्रोंज का 11 to 17% है। केमिकल एंड पारासिटिकल्स का जो है 6 से 9% है। और अदर्स जैसे बैटरी हो गया, सेमी मैन्युफैक्चर हो गया, उसका 2 से 5% है। एक क्वेश्चन था आपका सिनोनिम ऑफ डेमोक्रेटाइज का पूछा गया था। तो मोस्ट कॉमन जो सिनोनिम्स है आपका यहाँ पर डेमोक्रेटाइज का वो आपका इक्वलाइज है एंड मेक एक्सेसिबल भी हो सकता है, नॉर्मलाइज भी हो सकता है, पॉपुलराइज भी हो सकता है, स्टैंडर्डाइज भी हो सकता है और लिबरलाइज भी हो सकता है। देखिएगा आपके ऑप्शन में कौन दिया गया था। एक क्वेश्चन था सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन एंड एडिशनल फेयर ऑफ फ्लाइंग इन एन एयरक्राफ्ट। इसका राइट आंसर था एरोफोबिया। एक क्वेश्चन था कि भारत सरकार ने अपनी नई आर्थिक नीति के हिस्से के रूप में निजीकरण प्राइवेटाइजेशन को जो है किस वर्ष में पेश किया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन 1991 का था। आपको ही मालूम है नई आर्थिक नीति 1991 में जो है आपका आया था आर्थिक मंदी के बाद, जिसमें आपका एलपीजी जो मॉडल है वो आपका यहाँ पर लाया गया था, जिसमें से एलपीजी में से एल का जो मतलब था उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, पी का मतलब था प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण और जी का मतलब था ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। एक क्वेश्चन था कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। 4 ऑप्शन था, एक ऑप्शन 2007 का था, बिल्कुल राइट आंसर था। तो इसको आप लोग याद कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा गया था। इसके अलावा 2007 it is Asia's first space university and was inaugurated on September 14, 2007। एक क्वेश्चन था नवंबर 2024 में किस प्रकार के मधुमेह के लिए आइलेट सेल थेरेपी के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत के साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण शोध मील का पत्थर देखा गया। राइट आंसर था टाइप 1 डायबिटीज। इसका राइट आंसर था received FDA clearance in November 2024 and to work with the Simplera cesium helping detect missed meal does। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन था सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओमिसेंट का जो पूछा गया था, ओमनीसेंट का, तो OMNISCIENT इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था आपका सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही फील्स प्लेजेंट डैश रीडिंग शेक्सपियर्स नॉवेल। राइट आंसर था इन, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा एक सामग्री मिश्रण होमोजीनियस मिक्सर है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक ऑप्शन आपका यहाँ पर नमकीन पानी का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। नमकीन पानी की बात करेंगे तो एक सामग्री मिश्रण यानी घोल है, क्योंकि नमक पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। इसका संगठन यानी कंपोजिशन हर जगह समान होता है। आप नमक के कणों को अलग से नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा सल्फेट लवण रासायनिक यौगिक शुद्ध पदार्थ है, मिश्रण नहीं है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कल होकर विषमांगी मिश्रण से प्रश्न आ जाए, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो है होता है, ठीक है, हर जगह जो है आपका असमान संगठन, जैसे पानी में रेत, ठीक है, तो इन सभी को याद रखिएगा। और होमोजीनियस मिक्सर का मतलब हर जगह एक समान संगठन जो है आपका यहाँ पर होता है।